नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, इनके बीच में दूरियां कम होने का नाम ले रही। शायद यही वजह है कि चाचा ने भतीजे से अलग होने का फैसला कर लिया है और सियासी रास्ता अब अलहदा होगा। जी हां, सूत्रों की खबर यह है कि शिवपाल भारतीय जनता पार्टी की मदद से राज्यसभा पहुंच सकते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि इसके लिए बीजेपी की ओर से हरी झंडी दे दी गई है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव बीजेपी की मदद से राज्यसभा जा सकते हैं, जबकि वो और भी तमाम विकल्प हैं जिन पर शिवपाल सिंह यादव विचार कर रहे हैं। किस राह जाएंगे शिवपाल, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तमाम रास्ते, वो तमाम विकल्प आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि शिवपाल अगर राज्यसभा जाते हैं तो आजमगढ़ की सीट से अपने बेटे को लड़ा सकते हैं और जसवंत नगर सीट पर खुद भी स्थायी हो सकते हैं। तो वहीं अगर राज्यसभा जाने का फैसला लेते हैं, जसवंत नगर सीट को खाली करते हैं, तो बेटे को चुनाव लड़ा सकते हैं और साथ में जो पार्टी की कमान है वो बेटे को सौंप सकते हैं। उचित समय नहीं है। उचित समय जब होगा तब हम आपको बुला लेंगे, सब बता देंगे। बिल्कुल क्या होने जा रहा है सर? सारे समर्थक आपको देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि शिवपाल यादव क्या फैसला। सारे समर्थक इस वक्त नजरें लगाए हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको हमारे जरिए? मुझे कुछ नहीं कहना है, काहे परेशान हो, जब हम प्रेस बुला लेंगे तब। मैं एक ही बात आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि इतनी इंसल्ट कौन बर्दाश्त करेगा। वो वाकई में शिवपाल है, और कोई होता तो शिवपाल नहीं होता। विष पीने की ताकत उनमें है, उनकी जहाँ तक लिमिट होगी वहाँ तक विषपान करेंगे। और फिर आपको पता है, शंकर का तीसरा नेत्र अगर खुल जाए तो मामला बहुत गड़बड़ा जाता है। यानी शिवपाल का तीसरा नेतृत्व खुलने वाला है। उत्तर प्रदेश चुनाव में बसपा की करारी हार के बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मायावती अपने पुराने नेताओं की वापसी चाहती हैं, लेकिन उनके नेता मायावती से दूरी बनाए हुए हैं, दूर रहना चाहते हैं। इसमें सबसे पहला नाम पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बहुजन समाज पार्टी में वापसी को नकार दिया, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया इसको। उन्होंने अपने बयान में साफ कहा कि बसपा में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उनकी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। अब कांग्रेस में ही उनका अस्तित्व है, वो जमे रहेंगे। मायावती से मुलाकात को लेकर के नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, मेरी मायावती जी से कोई मुलाकात ही नहीं हुई और ना ही मैं बसपा में शामिल हो रहा हूं। सोशल मीडिया पर चल रहा ये जो तमाम एजेंडा है ये झूठ है, तमाम खबरें झूठ हैं। आपको बता दें, कांग्रेस में नसीमुद्दीन के पास इस वक्त मीडिया विभाग की जिम्मेदारी बनी हुई है। मेरे बीएसपी में जाने के बारे में एक अखबार ने झूठी खबर छापी है और सोशल मीडिया में भी झूठी खबर चल रही है कि मेरी सुश्री मायावती जी से मुलाकात हुई और मैं बीएसपी में जा रहा हूं। मैं स्पष्ट कर दूं कि यह खबर झूठी है। मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा। मेरी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी और मेरी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, वही रहेंगी और मैं कांग्रेस छोड़ के न कहीं जा रहा हूं और न कहीं जाऊंगा। भाजपा में शामिल हुई दरगाह आला हजरत परिवार की बहू निदा खान ने अपने पति और कई ससुराल वालों के खिलाफ एक और रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें निदा ने ससुराल वालों पर भाजपा में शामिल होने पर, तौबा ना करने पर, उनके मामा की बेटी की शादी में शामिल ना होने देने और अपने मुरीदों से उन्हें मरवा देने की धमकी देने का आरोप लगाया है। निदा खान ने एसएसपी को तहरीर देते हुए कहा कि ये जो तहरीर है वो थाना बारादरी में दी गई है। निदा का आरोप है कि उनके ससुराल वालों का कहना है कि भाजपा में शामिल होने के अपने फैसले पर वो तौबा करें, नहीं तो मुरीदों से कहकर उन्हें जान से मरवा देंगे।
पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि 7 साल बाद मैं एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी और उसके बाद भी वहाँ मेरे जो परिजन थे उनका ये कहना था कि भाजपा ज्वाइन करिए, पहले उससे तौबा करो, उसके बाद ही हम तुम्हें शादी में शामिल होने देंगे। इन सब बातों के चलते हुए मैंने उनको समझाई बात की ऐसा इसमें क्या है, तो वो कह रहे हैं कि भाजपा एक नॉन मुस्लिम पार्टी है, वो मुसलमानों की दुश्मन है और तुमने वो पार्टी ज्वाइन कर ली तो तुम्हें इससे तौबा करनी पड़ेगी। पहली बात तो जब मैं शादी हॉल में पहुंची तो मेरे मामू के बेटे का मैसेज आया कि तौबा करो तो आओ, और उन्होंने ये बताया मुझे अभी तक कि तस्लीम मियाँ जो दरगाह आला हज़रत से अपना ताल्लुक़ रखते हैं और उनके दामाद अरसलान और उनके जो साले हैं ज़रताब और बुरान, उन्होंने कहा है कि इस उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी के बाद अब भ्रष्ट अफसरों पर चाबुक चलने लगा है। जी हां, अवैध खनन और विधानसभा चुनाव के दौरान पोस्टल बैलेट को सील न करने के मामले में सोनभद्र के डीएम टीके शिबू को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही डीएम के ऊपर विभागीय जांच बैठा दी गई है। वाराणसी के कमिश्नर को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। इससे पहले यूपी सरकार ने 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए थे। 31 मार्च का दिन फाइनेंशियल क्लोजिंग का दिन होता है, लेकिन योगी 2.0 में यूपी पुलिस भी अपराधियों की क्लोजिंग करके अपराध का ग्राफ जीरो करने की कवायद में जुटी हुई है। पुलिस के सख्त एक्शन और योगी सरकार की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की वजह से अपराधी थानों में तो सरेंडर कर ही रहे हैं, साथ ही जो अपराधी जमानत पर बाहर थे वो अपनी जमानत तुड़वा कर वापस जेल जा रहे हैं। इसके अलावा भविष्य में अपराध न करने की कसम भी खा रहे हैं। इसी क्रम में सहारनपुर जिले में 10 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 100 से ज्यादा शातिर अपराधी थाने और कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं, जबकि पुलिस ने शराब माफियाओं, नशा तस्करों, भू माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की है। 60 से ज्यादा माफिया जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। देखिए, मार्च महीने में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद पुलिस और प्रशासन द्वारा संगठित अपराध के विरुद्ध काफ़ी प्रभावी कार्रवाई की गई है। इसमें से बहुत लोगों को हम लोगों ने गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर करवाया है। इसके अलावा विभिन्न तरीके के माफिया जो हैं, भू माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, इन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अभी एक दिन पहले ही हमने एक गौकशी में लिप्त रहने वाले माफिया की संपत्ति भी कल ही हम लोगों ने कुर्क कराई है। और इसके अलावा जो भय है पुलिस और प्रशासन का, इसके क्रम पर थाने पर और न्यायालय में जो अपराधी हैं उन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में 100 से अधिक अपराधियों ने सरेंडर किया है। और इसके अलावा रेगुलर तौर पर काफ़ी अपराधी थाने पर पेश हो रहे हैं और अपराध की दुनिया से हटकर क्राइम में हटने की कस्में खा रहे हैं। तो ये जो अभियान है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के प्रति हमारा कंटिन्यू रहेगा और लॉ एंड ऑर्डर जैसे कि शासन की प्राथमिकता में है, तो हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छे तरीके से रहे। राजधानी दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि बुधवार को राज्य के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर तोड़फोड़ की गई। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं में आक्रोश नजर आया है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। तो वहीं आगरा के जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष बने सिंह पहलवान और रमजान अब्बासी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सीएम केजरीवाल के आवास पर हमले की कड़ी निंदा भी की गई। ऐसे में जिलाध्यक्ष बने सिंह पहलवान ने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीएम आवास पर बीजेपी के गुंडों की ओर से इस तरह के हमले को अंजाम देना बीजेपी की हताशा की परिभाषा करार दिया है और उन्होंने कहा है कि उनकी हताशा जो है वो परिलक्षित हो रही है। मेरा नाम रमजान अब्बास है, पूर्व विधायक प्रत्याशी आम आदमी पार्टी आगरा। किस चीज़ को लेकर आप देखिए, दिल्ली के अंदर जो हमारे लोकप्रिय जो अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जो हमला किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। वो दिल्ली के अंदर जो एमसी का चुनाव था उससे ये चुनाव नहीं करा पाए और उससे ये भाग गए। अगर हिम्मत है तो वहाँ पर चुनाव करा के बताएं, अगर आप भागते क्यों हैं। पंजाब के अंदर जो हमारी भगवंत मान जी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने वहाँ पर जो 10 दिन के अंदर जो बड़ी बड़ी घोषणा की है, वहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। लोकप्रियता आम आदमी पार्टी की बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। मांगों को लेकर देखिए, हमारी मांग है कि जिस तरीका से जो गुंडों ने वहाँ पर हमला किया है, उनके ऊपर राजको लगना चाहिए और पूरे भारत के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। कल हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ पुलिस के साथ भाजपाई गुंडों ने जो उपद्रव किया, वहाँ बैरिकेडिंग तोड़ी, ईंट पत्थर फेंके
और हत्या का पूरा जो प्रयास किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। हम चाहते हैं कि दिल्ली की पुलिस हमारी जो है मुख्यमंत्री के अंडर में की जाए, जिससे कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था ठीक हो सके। और मुख्यमंत्री जी का जो अभियान चल रहा है पूरे देश में, आज उत्तर प्रदेश में चर्चा है तो पंजाब की चर्चा है, योगी जी की चर्चा नहीं है इतने बहुमत के बाद भी। इन चर्चाओं से परेशान होकर के भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी तरह से इस दुनिया से, इस देश से हटा दिया जाए। गर्मी का मौसम शुरू होते ही सरकार की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए 2 अप्रैल से विशेष संचारी अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत लोगों को गर्मी से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक किया जाएगा। गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भवतोष शंखधर ने बताया कि अस्पताल में सामान्य मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन भीषण गर्मी होने के चलते लोगों को गर्मी से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष संचारी अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत गर्मी के मौसम में बीमारियों से बचने के तरीके बताए जाएंगे। जंग प्रतिरोधक और बेहतर खिंचाव। हम पानी की कमी हो जाती है इस वक्त, कम से कम 1.5 से 2 लीटर की पानी की कमी हो जाती है। अगर आदमी पीता रहे हर घंटे 1-1 गिलास 2-2 गिलास पीता रहे, अच्छा नींबू पानी, इलेक्ट्रोल पानी, ऐसी चीज़ें सब अच्छा रहता है। हर तरह से स्वास्थ्य को लाभ है। सारे मरीज सामान्य हैं, कोई विशेष तरह के मरीज नहीं आ रहे हैं। फिर भी आने वाले गर्मी बढ़ने की संभावना को देखते हुए सरकार के द्वारा 2 तारीख से विशेष संचारी अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें हम सारे लोगों के बारे में, बीमारियों आने वाली गर्मियों में मलेरिया, डेंगू, इन सारे के बारे में प्रचार प्रसार। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आज गोरखपुर पहुंचे, जहां पर गोरखपुर बॉर्डर सीहापार हॉल से लेकर गोरखपुर मंदिर तक कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का बीजेपी और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर भव्य स्वागत किया। तो वहीं जब मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि जिस समुदाय के लिए लगातार हमने संघर्ष किया है, आज उसी समुदाय के मत्स्य विभाग का मैं कैबिनेट मंत्री बनाऊं। मोदी और योगी जी का सहयोग लगातार बना रहे। देखिए, जिस समुदाय का संघर्ष कर रहा था विकास के मुख्यधारा में लाने के लिए, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको विभाग मिला है। हमारे आग्रह को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है और सदियों से जो उपेक्षित समुदाय था, जिस पे पिछली सरकारों ने इनके हिस्से पर डकैती डाला था, उनको विकास की मुख्यधारा में लाना है, सर्वे कराना है। जो नदियों से उजड़े हैं और जो इस पेशे में कोई भी बिरादरी हो और गरीबों को इसे जोड़ा जाएगा। तय हुआ है कि इस प्रदेश में अब दूसरे प्रदेश से कोई मछली नहीं आएगी। यह प्रदेश इतना उत्तम बनाया जाएगा और मछुआ जो उत्पादन है उसको 1 नंबर पर किया जाएगा। इस देश से, इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार एक्शन मोड में है। बीते दिन हजरतगंज में लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण करने के बाद आज जोन 5 में स्थित आरबी इंटर कॉलेज के पास कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया गया। तो इसी दौरान हमारे सहयोगी अशर असरार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा से खास बातचीत की है, सुनिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 गठन के बाद लगातार एनडीए प्रशासन सख्ती पे है, एक्शन मोड में है। जो अवैध निर्माण है उनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। कल बाबा का बुलडोजर चला था हजरतगंज में और आज ये कुर्सी रोड पे जानकीपुरम इलाके में स्थित सैदपुर में एक आरबी इंटर कॉलेज पे चल रहा है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बिल्डिंग अवैध है, इसको तोड़ा जा रहा है एलडीए द्वारा और यहाँ पे बाकायदा अधिकारियों की निगरानी में तोड़ा जा रहा है। ज्ञानेंद्र वर्मा जी भी हैं हमारे साथ में, जो कि अपर सचिव हैं एलडीए विभाग के। सर, सबसे पहले तो जनता टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो निर्माण तोड़े जा रहे हैं, सर किस तरीके की कार्रवाई हो रही है और किसकी बिल्डिंग थी? ये जो प्रबंधक हैं इसके आरबी इंटर कॉलेज के, उनके नाम से नोटिस कार्रवाई हुई थी। इन्होंने 2019 में निर्माण शुरू किया था और उसके बाद इनको सुनवाई की गई। इन्होंने कोई नक्शा दाखिल नहीं किया, कोई कंपाउंडिंग नहीं कराई और हमारे जो हमने निर्माण रोकने का आदेश पारित किए थे उसके बाद भी निर्माण करते रहे और आखिर में दिसंबर 2021 में इस निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है और उसके बाद भी इन्होंने कोई अपील या कमीशन का कोई अपील नहीं करी। उसी क्रम में जो ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ था, उसी क्रम में आज हम लोग इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कितने नोटिस अभी तक इनको दिए गए थे? आम तो अमूमन कई नोटिस शामिल किए जाते हैं, उसके बाद एलडीए इतना बड़ा एक्शन लेता है। जो हमारे एक्ट में प्राविधान है उसके तहत हम लोग जब कोई निर्माण शुरू करता है तो उसको हम नोटिस जारी करते हैं, फिर दोबारा सुनवाई करते हैं, तिबारा सुनवाई करते हैं
उसके बाद भी वो निर्माण नहीं रोकता है और कंपाउंडिंग नहीं कराता, फिर हम लोग उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हैं, ध्वस्तीकरण आदेश पारित करते हैं और उसके बाद ही ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जाती है। सर, इस तरीके के जो बिल्डर हैं जो अवैध निर्माण कराते हैं, कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई नहीं पूरी कर पाते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि अक्सर ये नुकसान हो जाता है आखिर में उनका? ये हम लोगों को हमारा सुझाव यही है कि जिनको कोई निर्माण कराना है, कोई प्लॉटिंग करनी है, वो पहले हमारे यहाँ नक्शा दाखिल करें, उसके बाद ही कोई विकास कार्य करें, जिससे स्थिति ना हो। हमारा सुझाव यही है कि जो भी लोग हमारे विकास क्षेत्र के अंतर्गत कोई प्लॉट या मकान खरीद रहे हैं, तो खरीदने के पहले हमारे प्राधिकरण से ऑफिस में आकर के किसी भी अधिकारी से संपर्क करके ये जानकारी कर लें कि उसका नक्शा पास है या नहीं पास है। अगर पास है तभी वहाँ उसको भूखंड को, भवन को क्रय करें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये अपर सचिव थे एनडीए के, जिनका सीधा कहना है कि जो इस तरीके के निर्माण होते हैं, अगर उसमें कोई भी आम पब्लिक जाती है फ्लैट खरीदने या कुछ भी खरीदने, तो सबसे पहले एनडीए जाए और उसके नक्शे की जानकारी ले और ये प्रमाणित देख ले कि वो अवैध है या फिर नहीं, उसके बाद ही अपना फैसला ले। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अशरफ रात। तो वहीं देहरादून में 3 जगहों पर सीबीआई की छापेमार कार्रवाई हुई है। एनएचएआई के रीजनल अधिकारी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। रीजनल अफसर सीके सिन्हा के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। एनएचएआई के उत्तराखंड के प्रोजेक्ट हेड हैं सीके सिन्हा। नेशनल हाईवे के कुछ प्रोजेक्ट में घोटाले को लेकर छानबीन हुई है। वहीं उत्तराखंड में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद अब मंत्री पूरी तरीके से अपने कामकाज में जुट गए हैं। विधानसभा में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने अपने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उसने विभागों के कामकाज के बारे में जानकारी ली है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग और जनजातीय कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ कामकाज को लेकर उन्होंने चर्चा की है। चंदन रामदास ने अपनी कई प्राथमिकताओं को गिनाते हुए कहा कि विभागीय कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। जनजातीय कल्याण विभाग की ओर से पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों तक समाज के पिछड़े वर्गों के लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना जरूरी है। मैंने देखा एससीपी टीएसपी का पैसा भी खड़ंजे में लग रहा है। जब हम सारा पैसा वहाँ लगाएं और खड़ंजा ही से विकास होना नहीं है, मेरा ये मानना है कि एससीपी और टीएसपी के पैसे को ऐसी हम योजना बनाएं कि हमारे लोगों को सीधे उसका लाभ हो सके। अभी मैंने उसकी समीक्षा की है। अभी हम और बैठ के उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने 100 दिन का एक रोड मैप हम बना रहे हैं ताकि हम 100 दिन में क्या विशिष्ट योजना चला सकते हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक, उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।